क्या कभी ऐसा हुआ है कि लगातार घंटों पढ़ने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं रुका, सब कुछ बस ऊपर से निकल गया? आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल यही सॉल्व करने वाले हैं। आज हम उन 5 बेहतरीन जापानीज स्टडी सिस्टम्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग और थका देने वाली स्टडी रूटीन को एक शानदार विजुअल और इमोशनल मेमोरी मास्टर क्लास में बदल सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए सीधे इस कंपैरिजन पर आते हैं। एक तरफ देखिए जापानीज स्टूडेंट्स हैं जो एक ही दिन में 100 से ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं, और दूसरी तरफ आमतौर पर एक सिंगल फॉर्मूला याद करने में लोगों को 3-3 दिन लग जाते हैं। ये लर्निंग आउटपुट का जो गैप है ना, ये सच में हैरान करने वाला है, और ये साफ दिखाता है कि सिर्फ मेहनत नहीं, तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिर इस जबरदस्त मेमोरी लॉक का राज क्या है? ये बिल्कुल वही सवाल है जो इस वक्त उठ रहा होगा। देखिए, इसका जवाब सिर्फ आंखें बंद करके रटने या घंटों किताब के सामने बैठे रहने में नहीं छिपा है। असली जादू तब होता है जब विजुअल्स, लॉजिक और इमोशन को एक साथ जोड़ा जाता है। यही वो सॉलिड तरीका है जिससे दिमाग जानकारी को हमेशा के लिए फेविकोल की तरह चिपका लेता है। तो आज के इस कॉग्निटिव वर्कआउट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द रोट मेमोरी ट्रैप। दूसरा, विजुअल्स एंड इमोशनल ड्रामा। तीसरा, द पावर ऑफ इंटरलीविंग। चौथा, टीचिंग टू लॉक मेमोरी। और पांचवा, इंटेंशनल विजुअल वाइट स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं पहले सिस्टम की, द रोटे मेमोरी ट्रैप। देखिए, जो पढ़ने के पुराने ट्रेडिशनल तरीके होते हैं ना, उनमें विजुअल और इमोशनल हुक्स की पूरी तरह कमी होती है। रोट लर्निंग यानी बस आंख बंद करके रटने वाली पढ़ाई पूरी तरह से सिर्फ स्पेलिंग और रेपिटेशन पर टिकी होती है। अगर किसी नई इन्फॉर्मेशन को बिना किसी इंटरेस्टिंग कहानी या लॉजिक के बस लगातार दोहराया जाए, तो दिमाग के लिए उस डेटा को एनकोड करना लिटरली बहुत धीमा और मुश्किल हो जाता है। ये एक फॉल्टी हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, विजुअल्स और इमोशनल ड्रामा। और ये नंबर एक बहुत ही ब्रिलियंट फैक्ट को सामने लाता है, 60,000। ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है। ह्यूमन ब्रेन किसी भी विजुअल को टेक्स्ट के मुकाबले 60,000 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। सोचिए इस बारे में। यही वजह है कि डेटा को इनपुट करते वक्त उसे डायनामिक और विजुअल बनाना दिमाग की नेचुरल प्रोसेसिंग स्पीड को पूरी तरह से हैक कर लेता है। इसे ठीक से समझने के लिए कांजी कोडिंग मेथड को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक 8 साल का बच्चा कैरेक्टर्स को दिमाग में ऐसे छाप रहा है जैसे उनकी तस्वीर बना रहा हो। यहां स्पेलिंग्स नहीं, कहानियां चलती हैं। जैसे ट्री या पेड़ शब्द को सिर्फ लेटर्स की तरह नहीं, बल्कि सच में उसकी शाखाएं और जड़ों के रूप में एक लिटरल इमेज की तरह देखा जाता है। नोट्स बनाते वक्त छोटे डूडल्स या सिंबल्स का इस्तेमाल करना इस चीज को एकदम आसान और सॉलिड बना देता है। नाउ, इस स्लाइड का सबसे मजेदार हिस्सा यहां देखिए, कैसे एक बोरिंग साइंटिफिक टर्म को एक ड्रामेटिक, अजीब और इंटरेस्टिंग कहानी में बदल दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल कहकर छोड़ने के बजाय एक गुस्से वाली एनर्जी फैक्ट्री के रूप में सोचें जो आराम कर रहे सेल्स को डांट रही है। ये फनी फेसेस और थोड़ा सा एग्जैजरेशन शुरू में शायद अजीब लगे, लेकिन ये एक्चुअली दिमाग की रिटेंशन पावर के लिए किसी जादू से कम नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लेफुल टेक्निक के पीछे एकदम ठोस साइंस है। जब फ्लैश कार्ड्स या नोट्स में थोड़ा इमोशन और ड्रामा जोड़ा जाता है, तो ये इमोशंस दिमाग में एक केमिकल ट्रेस छोड़ जाते हैं। यही केमिकल ट्रेस नॉर्मल बोरिंग डेटा को एक टर्बो बूस्टेड मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैजरेशन जितना ज्यादा ड्रामेटिक होगा, दिमाग उस जानकारी को उतनी ही गहराई से लॉक कर लेगा। बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, द पावर ऑफ इंटरलीविंग। अभी तक बात हुई इनपुट की, पर अब प्रैक्टिस पर आते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, प्रैक्टिस करने का तरीका कैसा होना चाहिए? एक तरफ वो ट्रेडिशनल खराब तरीका है जहां एक ही विषय को लगातार घंटों घिसा जाता है, जैसे मैथ्स पढ़ा, फिर से मैथ्स पढ़ा, फिर फिजिक्स। दूसरी तरफ है शानदार जापानीज इंटरलीव्ड मेथड। इसमें विषयों को मिक्स किया जाता है, पहले मैथ्स, फिर हिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर वापस मैथ्स। सब्जेक्ट्स को इस तरह तोड़ने से हर बार जब दिमाग टॉपिक स्विच करता है तो उसे मजबूरन अपना एक्टिव रिकॉल ट्रिगर करना पड़ता है। अब लग सकता है कि स्टडी प्लान में ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को बार बार मिक्स करना बहुत मुश्किल होगा, और हाँ, शुरू में थोड़ा डिमांडिंग लगता जरूर है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये इंटरलीव्ड प्रैक्टिस बेसिकली दिमाग के लिए एक रिगरस कॉग्निटिव वर्कआउट है। शुरू में जो थोड़ी मुश्किल लगती है, वही आगे चलकर एक इनक्रेडिबली डीप और हमेशा याद रहने वाली मेमोरी तैयार करती हैं। चौथा पिलर, टीचिंग टू लॉक मेमोरी।
नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालकर किसी और को सिखाना मेमोरी गैप्स को कंप्लीटली सील करने का सबसे पावरफुल तरीका है। रूल बहुत सिंपल है, इसे ऐसे समझाओ जैसे किसी 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। एक बहुत फेमस किस्सा है जहां एक जापानीज एक्सचेंज स्टूडेंट को क्लास के बाहर एक दीवार से अकेले बात करते हुए देखा गया था। देखने में ये काफी अजीब लग सकता है, बट एक्चुअली वहां मशहूर फाइनमैन टेक्निक का प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो रहा था। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान शब्दों में बोलने से मेमोरी बिल्कुल सॉलिड लॉक हो जाती है। इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी मेथड को बिल्कुल सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में देखते हैं, जिसे डेली यूज किया जा सकता है। स्टेप 1, सुबह कोई नया टॉपिक पढ़ा जाए। स्टेप 2, शाम को उस टॉपिक को अपनी भाषा में समझाते हुए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया जाए। और स्टेप 3, जब वही रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी जाए तो जहां भी रुकावट आती है, बस वही रियल नॉलेज गैप्स हैं। उन गैप्स को ठीक करने से डेली रिवीजन पूरी तरह से लॉक हो जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पिलर पर, इंटेंशनल विजुअल वाइट स्पेस। चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। नोट्स का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो डायरेक्टली तय करता है कि दिमाग उन्हें कितनी जल्दी अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ का स्पेस्ड आउट टेक्स्ट बिल्कुल उन मैसिव मार्जिन्स और वाइट स्पेसेस को दिखाता है जो टिपिकली जापानीज नोटबुक्स में इंटेंशनली यूज किए जाते हैं। हर बड़े और नए आइडिया के बीच में जानबूझकर एक विजुअल ब्रीदिंग रूम छोड़ा जाता है। अब ये खाली जगह या ब्रीदिंग रूम सिर्फ नोट्स को सुंदर या नीट दिखाने के लिए नहीं होती, ये दिमाग को प्रोसेस करने के लिए जरूरी विजुअल गैप्स देती हैं। जब पेजेस पर ऐसी इंटेंशनल जगह होती है तो दिमाग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली और लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने लगता है। इससे नोट्स में एक नेचुरल रिथमिक फ्लो बनता है, जिसकी वजह से डेटा को बाद में रिकॉल करना बहुत स्मूथ और एफर्टलेस हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही सामने आता है। एक तरफ रोट लर्निंग है, जिसे एक बोरिंग और रिजिड साइंस की तरह देखा जाता है, बस लगातार रटे जाओ। और दूसरी तरफ है मेमोरी मास्टरी, जो एकदम फ्लूइड और रिथमिक आर्ट की तरह काम करती है। बेहतरीन नतीजे पाने के लिए लगातार ब्रूट फोर्स या रटने की नहीं, बल्कि उस रिदम, इमोशन और क्रिएटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक आखिरी और गहरे सवाल पर इस चर्चा को रोकते हैं। क्या पढ़ाई सच में एक रिजिड मैकेनिकल साइंस है या फिर एक फ्लूइड आर्ट? ये छोटी सी शिफ्ट इन माइंडसेट सीखने के उन पुराने थका देने वाले तरीकों को बिल्कुल हिला के रख सकती है। नेक्स्ट टाइम जब अगला कॉग्निटिव वर्कआउट शुरू हो, तो इन होलिस्टिक